हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कपिल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पेन पेपर निकाल लीजिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में रेनेसा चल रहा है और रेनेसा का हम पहला फेज कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें रेनेसा का सेकंड फेज यानी एलिजाबेथन एज के बारे में पढ़ना है। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं क्वीन एलिजाबेथ के बारे में। ऐसी रानी जिसे इंग्लैंड के लोग बहुत प्यार करते थे, बेहद प्यार करते थे। लोग क्वीन को प्यार से वर्जिन मैरी या ग्लोरियाना के नाम से पुकारते थे। एक ऐसी रानी जिसके टाइम पीरियड को इंग्लैंड का सुनहरा काल कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ इंग्लैंड। एक ऐसी रानी जिसने इंग्लैंड की पूरी इमेज ही चेंज कर दी, इंग्लैंड को पूरा का पूरा ही चेंज कर दिया। एक ऐसी रानी जिसने इंग्लैंड को महाशक्ति बना दिया, सुपर पावर बना दिया। ठीक है, आइए तो दोस्तों शुरू करते हैं। एलिजाबेथ अपनी सौतेली बहन मैरी की डेथ के बाद इंग्लैंड की क्वीन बनती है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो यानी ट्यूडर डायनेस्टी में समझ लिया है। अगर अभी तक आपने मेरी वो क्लास नहीं देखी है तो वो जाकर देख लीजिएगा, आपको ये क्लास समझने में दुगना मजा आने वाला है। तो एलिजाबेथ मैरी की डेथ के बाद इंग्लैंड की क्वीन बनती है। 3 साल की उम्र में ही एलिजाबेथ को नाजायज घोषित कर दिया गया था और एलिजाबेथ 25 साल की उम्र में इंग्लैंड की रानी बनती है। ऐसा माना जाता था कि एलिजाबेथ की डेथ बचपन में ही हो गई थी। उसकी स्थान पर कोई लड़का लाल बालों वाला भेष बदलकर बैठा दिया गया था। देखिए, एलिजाबेथ ने सारी उम्र भर शादी नहीं की थी। जब संसद ने एलिजाबेथ पर शादी करने के लिए जोर डाला तो उसने भरी संसद में कह दिया था कि मैं अपने देश इंग्लैंड से शादी कर रही हूं। संसद द्वारा एलिजाबेथ पर नजर रखी जाती थी। उसके सोकर उठने के बाद एलिजाबेथ की बिस्तर की चादरें चेक की जाती थी, ये चेक करने के लिए कि क्या एलिजाबेथ को पीरियड्स टाइम से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एलिजाबेथ को अपनी खूबसूरती से कुछ ज्यादा ही प्यार था। वो अपने चेहरे पर चटक सफेद, बिल्कुल सफेद रंग का पाउडर लगाती थी सुंदर देखने के लिए, और उस पाउडर में लेड यानी सीसा होता था। अपने होठों पर वो डार्क रेड कलर लगाती थी जिसमें मरकरी लगा होता था, एक तरह का जहर। यानी ये चीजें, दोनों ही चीजें स्किन के लिए काफी हानिकारक होती है। परंतु एलिजाबेथ का मेकअप उस टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग में था। उस टाइम पे महिलाएं खुद को एलिजाबेथ की तरह दिखाना चाहती थी, एलिजाबेथ की तरह दिखना चाहती थी। एक बार एलिजाबेथ के पैर में चोट लग जाती है, कुछ दिक्कत आ जाती है, तो वो डॉक्टर से पैर में चीरा नहीं लगवाती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मुझे कोई बिना मेकअप के देखे। कुछ 2-4 लोग ही थे जो एलिजाबेथ को बिना मेकअप के देख पाते थे। जितने लोगों ने एलिजाबेथ को देखा था वो हमेशा मेकअप में ही देखा था। एलिजाबेथ समय के साथ साथ बूढ़ी होती गई, उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ती गई। एलिजाबेथ और भी ज्यादा मोटा मेकअप यूज करने लगी, मोटी परतें यूज करने लगी, जो उसके लिए काफी हानिकारक होता रहा। इस तरह से एलिजाबेथ की तबीयत खराब हो गई और 1603 यानी 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है। और इसी के साथ में एलिजाबेथ का एक युग, एलिजाबेथन एज का अंत हो जाता है और इसी के साथ में ट्यूडर डायनेस्टी का भी अंत हो जाता है। देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, एलिजाबेथ के माइंड में एक बात फिट हो गई थी कि लोग मुझे इसलिए पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ माई ब्यूटी, क्योंकि मैं सुंदर दिखती हूं। और शायद ये वास्तविकता भी थी उस टाइम पे, ये आज भी है, लोगों के अंदर मेंटेलिटी जाती है। एलिजाबेथ एक वो रानी थी जिसे महारानी बनने के लिए किसी पुरुष की जरूरत नहीं थी, जिसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी पुरुष की जरूरत नहीं थी, जिसे दुनिया को अपनी जूती की नोक पे नचाने के लिए किसी पुरुष की जरूरत नहीं थी, जो बिल्कुल सेल्फ डिपेंड महिला थी। एक बेस्ट एग्जाम्पल, एलिजाबेथ ने ही इंग्लैंड को सुपर पावर बनाया था, महाशक्ति बना दिया था। तो ये थी एलिजाबेथ की कहानी।
अब हमें बात करनी है कि एलिजाबेथ के टाइम पीरियड को ही हम एलिजाबेथन एज कहते हैं, जिसका टाइम ड्यूरेशन रहा है 1558 टू 1603। अब इस एज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ये हैं, जैसे कि हमने बताया कि एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। ये सुनहरा काल था इंग्लैंड का। अब मैं ये कहूं कि इस एज में ऐसा क्या हुआ, तो मुझे ये कहना चाहिए कि इस एज में ऐसा क्या नहीं हुआ, वो सब कुछ हुआ था इसमें लिटरेचर के फील्ड में। तो भाई इस एज को एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है, शेक्सपियर की एज, क्योंकि एलिजाबेथ ही वो क्वीन थी जिन्होंने शेक्सपियर को प्लेटफॉर्म दिया था राइटिंग के लिए, लिखने के लिए, गाने के लिए, ठीक है। और रेनेसा एलिजाबेथन एज में पीक पर था, बिल्कुल बिल्कुल अपनी चरम सीमा पे था, ठीक है। ग्रीक और जो रोमन्स कल्चर थे वो इंग्लैंड में आ गए थे। डायनेस्टिक इस एज में नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है डायनेस्टिक प्रॉब्लम्स, डायनेस्टिक यानी राजवंशीय, क्योंकि ये ट्यूडर डायनेस्टी की थी ना, और ट्यूडर डायनेस्टी जो राजवंश था इसमें फैमिली प्रॉब्लम बहुत सारी थी, डायनेस्टी प्रॉब्लम चल रही थी। तो डायनेस्टिक प्रॉब्लम्स और पॉलिटिकल ट्रबल्स जो समस्याएं आ रही थी उनका एंड हो गया, वो फिनिश हो गई, समाप्त हो गई क्वीन एलिजाबेथ के आने पर। अब देखिए तो हुआ क्या, रिलीजियस एंड सोशल स्टेबिलिटी ये देखने को मिली, नेशनल प्रोस्पेरिटी देखने को मिली, रिलीजियस रिफॉर्मेशन देखने को मिला, रिलीजियस पीस देखने को मिला क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पर। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि डायनेस्टिक प्रॉब्लम्स और पॉलिटिकल ट्रबल्स इनका एंड हो गया और ये सब चीजें देखने को मिली क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे। ऐसा क्या हुआ था इससे पहले? देखिए हमने ट्यूडर डायनेस्टी में बड़े डिटेल से पढ़ा हुआ है, जाना हुआ है कि इनके पूरे वंश में चल क्या रहा था। प्रोटेस्टेंट्स कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स कैथोलिक्स, ये आपस है ना। क्वीन मैरी ने तो आपने देखा होगा ट्यूडर डायनेस्टी में कितने सारे सैकड़ों प्रोटेस्टेंट्स जिंदे जलवा दिए थे। तो इसके टाइम पे ये सब चीजें क्या खत्म हो गई थी, सिर्फ जो रिलीजियस स्टेबिलिटी आ गई थी और सोशल स्टेबिलिटी आ गई थी, नेशनल प्रोस्पेरिटी आ गई थी, रिलीजियस रिफॉर्मेशन शुरू हो गए थे और रिलीजियस पीस हो गया था। तो क्वीन एलिजाबेथ ने क्या किया था, रिलीजियस रिफॉर्मेशन के लिए एक एंग्लिकन चर्च स्टैब्लिश किए थे। एंग्लिकन चर्च मैंने आपको पहले ही बताया लास्ट वीडियो में, ये वो चर्च थे कि दो धाराएं थी इंग्लैंड में लोगों की, एक प्रोटेस्टेंट्स और दूसरे लोग थे कैथोलिक। तो एंग्लिकन चर्च वो चर्च थे कि यहां पे दोनों ही लोग जा सकते थे, जो कैथोलिक थे वो भी जा सकते थे और जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो भी जा सकते थे। अब देखिए जो क्वीन एलिजाबेथ थी वो थी तो जो सपोर्ट करती थी, जो मानती थी, वो प्रोटेस्टेंटिज्म में ट्रस्ट करती थी, बिलीव करती थी, वो प्रोटेस्टेंट्स थी, बट वो नफरत नहीं करती थी कैथोलिक लोगों से भी। तो उन्होंने एंग्लिकन चर्च स्टैब्लिश किए और यहाँ पे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स दोनों के लिए ही दरवाजे खिले हुए थे। इस तरह से रिलीजियस पीस हो गई और रिलीजियस रिफॉर्मेशन शुरू हो गया, ठीक है जी। अब इन्होंने क्या किया, एलिजाबेथ ने एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी लाई 1558 में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अगर आपने मेरी ट्यूडर डायनेस्टी क्लास देखी है तो एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी 1536 आया था और वो कौन लेके आया था इससे पहले, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये जो क्वीन एलिजाबेथ थी ये एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी 1558 लेके आई और बीकेम द सुप्रीम गवर्नर ऑफ द चर्च, ये चर्च की सुप्रीम गवर्नर बन गई थी। अब मैं ही बता देता हूं, जो एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी आया था इनसे पहले, क्वीन एलिजाबेथ से पहले, वो हेनरी 8 लेके आए थे और वो बने थे हेड ऑफ द चर्च, और यहां पे क्वीन बनी है सुप्रीम ऑफ द चर्च, ठीक है। अब वो चर्च की सुप्रीम बन गई है। अब एलिजाबेथ के टाइम पे नो डिस्प्यूट, कोई विवाद नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था बिटवीन मोनार्की एंड पार्लियामेंट। एलिजाबेथ के टाइम से पहले क्या था, मोनार्की और पार्लियामेंट में आपस में झगड़ा होता रहता था, डिस्प्यूट होता रहता था, ठीक है, ये सहमत नहीं होते थे। बट एलिजाबेथ के आने पर मोनार्की और पार्लियामेंट में डिस्प्यूट फिनिश हो गया, एंड हो गया, ठीक है, बिकॉज मोनार्की और पार्लियामेंट दोनों ही एक दूसरे की पावर को समझ गए थे और उनको समझ में आ गया था कि दोनों की अपने अपने फील्ड में पावर होनी जरूरी है।
अब देखिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट इंसिडेंट हुई एलिजाबेथ के टाइम पे, जिसने एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज बना दिया, हम कह सकते हैं, सॉरी, जिसने एलिजाबेथन एज को, जिसने इंग्लैंड को सुपर पावर बना दिया, जिसने एक ऐसी इंसिडेंट जिसने इंग्लैंड को सुपर पावर बना दिया, वो इंसिडेंट थी द डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मडा। ये 1588 में, ये इंसिडेंट कब हुई? 1588 में। अब आप इस इंसिडेंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानिए। सबसे पहले आप ये जानिए ये आर्मडा टर्म का मीन्स क्या होता है। आर्मडा टर्म्स का मीन्स होता है फ्लीट ऑफ शिप्स। फ्लीट होता बेड़ा, यानी जहाजों का बेड़ा, ठीक है। ये आर्मडा का मीनिंग है। अब जरा समझिए ध्यान से, देखिए उस टाइम पे स्पेनिश कैथोलिक कंट्री था और इंग्लैंड प्रोटेस्टेंटिज्म की तरफ बढ़ रहा था, और देश में, इंग्लैंड में रिलीजियस एंड सोशल स्टेबिलिटी आ गई थी। तो स्पेनिश ने क्या किया, अपना जहाजों का बेड़ा, फ्लीट ऑफ शिप्स, और कितने जहाज थे उसमें? 130, वो इंग्लैंड की ओर रवाना कर दिए, इंग्लैंड की शासन व्यवस्था को ओवरथ्रो करने के लिए, मतलब खराब करने के लिए, उखाड़ के फेंकने के लिए। होता क्या है, स्पेनिश के जहाजों को इंग्लैंड की जो गन्स थी वो डैमेज कर देती है और इनके जहाज को कैप्चर कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। इस तरह से यहां पे डिफीट हो जाती है स्पेनिश आर्मडा की और स्पेनिश उस टाइम हार जाता है। उस टाइम पे कहा जाता था कि स्पेनिश में कभी सूरज नहीं डूबता, सन नेवर सेट्स इन स्पेनिश। इतना सुपर पावर था उस टाइम स्पेनिश। अब जब इंग्लैंड ने स्पेनिश को हरा दिया तो अब सुपर पावर कौन बन गया? इंग्लैंड, ठीक है। इस बात को याद रख लीजिएगा। अब देखिए इसी टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हो गई थी 1600 में, इन 1600 में। सेटलमेंट ऑफ कॉलोनीज सेटलमेंट हो गई थी, कहां कहां पे? इन एशिया में, अफ्रीका में एंड अमेरिका में। तो ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिजाबेथन एज। अब हम बात करते हैं कुछ फेमस राइटर्स एंड देयर वर्क्स, एलिजाबेथन एज के कुछ फेमस राइटर्स और उनके वर्क। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी बीट्स। जो यूनिवर्सिटी बीट्स हैं, यहां पे मैं इनको ज्यादा छेड़ ले रहा हूं, सिर्फ मैंने आपको इनके बारे में हल्का सा नेम बताया है। नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले यूनिवर्सिटी बीट्स पे ही वीडियो बनाने वाले हैं, छोटी सी, ठीक है। तो वहां डिटेल से जानेंगे, बट यहां आप इतना जान लीजिएगा कि यूनिवर्सिटी बीट्स थे, ये ग्रुप ऑफ 7 स्कॉलर्स था, यानी 7 विद्वानों का ग्रुप था जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के, जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे। क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस नेस और रॉबर्ट ग्रीन, ये थे तीनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। जोहन लिली, थॉमस लॉज और जॉर्ज पीले, ये थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। और जो थॉमस किड थे, ये एकमात्र ऐसे थे, एक दोनों में से किसी भी यूनिवर्सिटी को बिलोंग नहीं करते थे, बट ये फिर भी यूनिवर्सिटी बिट्स में शामिल थे। अब इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यूनिवर्सिटी बिट्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे वीडियो लेंथी हो जाएगी। अब जो दूसरे हमारे प्रोमिनेंट फिगर हैं, इंपोर्टेंट राइटर हैं इस एज के, वो है बेन जॉनसन, जिनकी टाइम ड्यूरेशन है 1572 से 1637 तक। देखिए इनको वेस्टमिनिस्टर एबे में दफनाया गया था, बरीड इन वेस्टमिनिस्टर एबे, और इनका एपिटेफ पे लिखा हुआ था, एपिटेफ लिखा हुआ था ओ रेयर बेन जॉनसन, ओ रेयर बेन जॉनसन। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा एपिटेफ क्या होता है। जब किसी को बरीड किया जाता है, दफनाया जाता है, तो एक कब्र होती है ना, तो उस कब्र के ऊपर जो लिखा होता है, कुछ डेट कुछ लिख देते हैं, कुछ भी जो गुदवा दिया हमने, वही एपिटेफ होता है। तो इनकी एपिटेफ पे लिखा हुआ था ओ रेयर बेन जॉनसन। समझ में आ रहा? सिंपल है ना। अब देखिए जो बेन जॉनसन के वर्क्स हैं, सारे वर्क्स तो मैंने यहाँ पे नहीं लिए हैं, बस कुछ इंपोर्टेंट वर्क्स ले लिए हैं। कभी बेन जॉनसन को हम डिटेल में पढ़ेंगे
तो अब इनके वर्क को एक एक करके देखेंगे, समरी वगैरह सब। तो इनका पहला वर्क है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर्स, जो 1598 में आया। और सेकंड वर्क है इनका सिंथिया रिवील्स, 1600 में आया। सिंथिया रिवील्स 1600 में आया। और जो इनका थर्ड वर्क है वो है पोइटेस्टर। और फोर्थ है इनका अ फुल ऑफ वेसिटी एंड फन। और फिफ्थ है इनका वोल्पोन द फॉक्स 1605। और भी बहुत सारे इनके वर्क है, यहाँ पे मैं सारे वर्क आपको इस वीडियो में नहीं दिखा सकता था। अब यहाँ पे आप एक बात ध्यान रख लीजिएगा, मिलता जुलता वर्क इनका एक और है, ये ना एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये 1598 में आया। तो 1599 में जस्ट एक साल बाद इनका एक वर्क और आया, वो था एवरी मैन, यहाँ पे आउट ऑफ हिज ह्यूमर्स, ये इन है ना, इन हिज ह्यूमर्स, वो है आउट ऑफ हिज ह्यूमर्स, ये इसी का सेकंड पार्ट था, वो 1599 में आया। तो लिख लीजिएगा एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर्स 1599 में आया। सिंथिया रिवील 1600 में आया। और जो इनका ये ना द पोइटेस्टर, ये 1601 में आया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे प्रोमिनेंट फिगर है, इंपोर्टेंट राइटर हैं इस एज के, एडमंड स्पेंसर। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में बताया है कि स्पेंसर को हम चाइल्ड ऑफ रेनेसां रिफॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, याद होगा आपको। तो इनका टाइम ड्यूरेशन था 1552 से 1599 तक। इनको पोएट्स पोएट भी कहा जाता है। और ये कहा था पोएट्स पोएट इनको चार्ल्स कैम ने। किसने कहा था? चार्ल्स कैम ने। अब देखिए जो इनके इंपोर्टेंट वर्क्स हैं, फेरी क्वीन 1590 में आया 3 बुक्स में। और यही वर्क दोबारा से फिर 1596 में आया इन 6 बुक्स में आया। जिनका सेकंड वर्क है वो है अरिस्टोफेल 1596 में आया। और थर्ड वर्क है इनका द सेफर्ड्स कैलेंडर 1579 में आया, द सेफर्ड्स कैलेंडर। और फोर्थ वर्क है इनका एमोर्टी सोनेट 1595 में आया, एमोर्टी सोनेट 1595 में आया। ठीक है। अब हमारे जो नेक्स्ट राइटर हैं वो है सर फिलिप सिडनी, जिनका टाइम ड्यूरेशन रहा है 1554 से 1586 तक। ये भी प्रोमिनेंट फिगर हैं। अब देखिए इनके लाइफ टाइम में इनका कोई भी वर्क पब्लिश नहीं हुआ, मतलब जब तक ये जिंदा रहे तो इनके टाइम पे कोई इनका वर्क पब्लिश नहीं हुआ। इनके डेथ के बाद में इनका वर्क पब्लिश हुआ था 1598 में। वो भी किस फॉर्म में हुआ था? फोलियो के फॉर्म में। किस फॉर्म में? फोलियो के फॉर्म में। अ फोलियो ऑफ हिज वर्क अपीयर्ड इन 1598। अब आपके माइंड में ये आ रहा है फोलियो क्या होता है ना? देखिए फोलियो क्या है? बुक का साइज है। 2 बुक के साइज हुआ करते थे उस टाइम पे जो फेमस थे, एक क्वार्टो QUART क्वार्टो, और एक था फोलियो। जो फोलियो का साइज होता था वो होता था 9:13 और क्वार्टो का साइज होता था 8:10। तो ये बुक का साइज है ना? बहुत सारी वर्क्स हैं, रचनाएं हैं, पोएम्स हैं, वो किसी एक बुक में पब्लिश कर दी, उसको इस साइज में पब्लिश करेंगे बुक को हम, तो फोलियो हो गया। और इस साइज में रहेगा वो बुक का साइज, तो वो क्वार्टो हो गया। ठीक है जी। तो इनका वर्क्स कौन कौन से हैं? द लेडी ऑफ मे और एस्ट्रोफल एंड स्टेला जो 1591 में आया, और जी अर्केडिया 1580 में आया, अपोलॉजी फॉर पोएट्री और द डिफेंस ऑफ पोइजी 59, ये इसी का है, इसी का है। ठीक है, अपोलॉजी फॉर पोएट्री और द डिफेंस ऑफ पोइजी जो 1595 में आया। अब हमारे नेक्स्ट प्रोमिनेंट फिगर हैं इस एज की, फ्रांसिस बेकन। ये भी इंपोर्टेंट राइटर हैं। इनको हम फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहते हैं और फादर ऑफ एम्फिरिज्म, ये एम्फिरिज्म की स्पेलिंग गलत है, EMPHIRICISM। तो फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेज भी कहा जाता है, फादर ऑफ एम्फिरिज्म एंड फादर ऑफ साइंटिफिक मेथड भी कहा जाता है। साइंटिफिक मेथड के फादर भी कहा जाता है। और ये कहा किसने था इनको? वोल्टेयर ने। किसने? वोल्टेयर ने कहा था। ठीक है जी। अब फ्रांसिस बेकन ने अपने जो वर्क्स थे इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था?
3 पार्ट्स में, मतलब 3 ब्रांचेस थी इनके वर्क्स की, साइंटिफिक, रिलीजियस और जुडिशियल वर्क। ठीक है जी। और इनके अगर हम इंपोर्टेंट वर्क की बात करें हम फ्रांसिस बेकन की, तो एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग जो 1605 में आया, और इंस्टोरेशियो मैग्ना जो 1620 में आया, न्यू एटलांटिस 1627 में आया, और द नोवम ऑर्गेनम 1620 में आया, हिस्ट्री ऑफ हेनरी सेवंथ जो 1622 में आया। अब इन्होंने एस्से भी लिखी ना, फादर ऑफ इंग्लिश एस्से कहा जाता है इनको, तो इन्होंने एस्से लिखे और इनके एस्से 3 एडिशन आए। इंपॉर्टेंट भाई है, पहला 1595 में आया और सेकंड वाली 1612 में आया और 1625 में आया, जो इनके एस्से के 3 एडिशन थे। और इनका एक वर्क है हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, और नेक्स्ट इनका वर्क है मेडिटेशन सैक्रे जो 1597 में आया, 1597 में। तो ये सब रट्टाफिकेशन है, ये तो मजबूरी है, इसमें मैं आपको क्या समझ सकता हूँ ना, डिटेल से तो हम अभी पढ़ने लगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, एक एक वर्क की समरी करना, वर्क के बारे में जानना, ठीक है, तो वो तो लेंथी हो जाएगा। तो ये सब है एलिजाबेथन एज का जो लिटरेचर में था, कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपोर्टेंट राइटर्स और उनके वर्क। फिलहाल हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ऑथर और उनके जो प्रोमिनेंट वर्क हैं, जो इंपोर्टेंट वर्क हैं, उन पे ही बात की है। डिटेल में वीडियो तो हम अलग से बनाएंगे। अब देखिए, अब आप सोच रहे होगा आपने सारी बातें कर ली, अब जो एलिजाबेथन एज के बिल्कुल इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर्स हैं हमारे, विलियम शेक्सपियर भाई, कि आपने इनका तो जिक्र भी नहीं किया। बात सही है आपकी, हमने बोल दिया कि इनको, इस एज को एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं ना, बट हम विलियम शेक्सपियर की बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं साहब आपको बता दूं, ये तो ततिया का छत्ता है, इसको तो कतई छेड़ना बेकार है, सच्ची बता रहे हैं हम, क्योंकि ये इस वीडियो में कवर तो क्या होंगे, ये एक ही वीडियो में कवर ना होने के लिए तमाम वीडियो हमें बनानी पड़ेंगे। तो मैं आपको टेंशन फ्री होकर बता दूं कि विलियम शेक्सपियर को इतने मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं हम। हमारा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट होने के बाद हम डिटेल स्टडी विलियम शेक्सपियर की पढ़ेंगे। बस आप इतना याद रखना कि जो एलिजाबेथन एज के सबसे इंपोर्टेंट फिगर हैं वो विलियम शेक्सपियर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी क्लास बैन करते हैं, क्योंकि सॉरी बाइंड अप करते हैं, क्योंकि अभी मैं इस फोन से ही इसको डाल रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ क्लास को, प्रॉब्लम होती है अपनी क्लास डालने में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी बिट्स की, उसके बाद फिर जैकोबियन एज पढ़ेंगे, ठीक है।